हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं गीता कुमारी। मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ और अपने इस प्लेटफॉर्म माय एजुकेटेड इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स देख रहे थे और जो भी क्लास हम लोग देख रहे हैं वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का सम्मिश्रण है। और 6 क्लास का हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा तीसरा चैप्टर है। तो आइए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा तीसरा अध्याय है पृथ्वी के परिमंडल, यानी कि हमारी पृथ्वी में कितने परिमंडल हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। और आज इस चैप्टर का हमारा पहला क्लास है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है, यानी कि किस कारण से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है, जैसे जल, वायु, भोज्य पदार्थ आदि। तो हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। और 8 ग्रह में से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जल भी है और वायु भी उपस्थित है। और जल और वायु की उपस्थिति के कारण ही भोज्य पदार्थ हम लोग उत्पन्न कर पाते हैं। तो इसलिए पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ जीवन के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो सभी उपलब्ध है। इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाई है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के कितने परिमंडल है। तो पृथ्वी के 3 परिमंडल है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। यानी कि हमारी पृथ्वी गोल है और पृथ्वी में स्थल भाग है और जल भाग है। और जल और स्थल 2 भागों में बटा हुआ है हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी के जो चारों ओर आवरण है वो हो गया वायुमंडल। तो इस तरह पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं, तो 3 प्रमुख परिमंडल है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। अब हम देखते हैं जैव मंडल क्या होता है। पृथ्वी के तो 3 परिमंडल होते हैं, लेकिन ये जैव मंडल क्या होता है। तो जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है, तो जैव मंडल को ही जीव मंडल कहा जाता है। और जीव मंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हम लोग रहते हैं, यानी जहाँ जीवित रहते हैं। तो जीव मंडल क्या है, तो जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा तीनों मंडल उपस्थित होते हैं। यानी कि पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र, वो भी सीमित क्षेत्र है, यानी कि विस्तार क्षेत्र नहीं है, सीमित क्षेत्र है जहाँ पर जल मंडल भी हो, जल स्थल भाग भी हो, स्थल मंडल भी हो और हवा मंडल भी हो। ये तीनों मंडल जो यहाँ पे उपस्थित होते हैं वहाँ पे ही सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, सभी प्रकार के जीव रहते हैं। इसे ही जैव मंडल कहा जाता है, यानी कि जीवों के रहने वाले स्थान को ही जीव मंडल कहा जाता है या जैव मंडल कहा जाता है। और ये जो जीव मंडल है वह एक सीमित क्षेत्र है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी सतह जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला होगा स्थलीय भूभाग, दूसरा हो गया जलीय भूभाग। ये देखिए, ये है हमारा पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी में ये जो आपको दिख रहा है कलर जो दिख रहा है, ये है हमारा स्थल भाग, इसे स्थल भाग कहते हैं। और ये जो नीला नीला दिख रहा है ये है जल भाग, इसे जल भाग कहते हैं। यानी कि इसे ये जल मंडल हो गया और स्थल भाग स्थल मंडल हो गया। तो पृथ्वी की जो हमारी पृथ्वी है इसकी सतह को 2 भाग में बांटा गया है, स्थल भाग और जल भाग। और स्थल भाग हम जानते हैं कि स्थल भाग कितने हैं, तो 29% हमारा स्थल भाग है और 71% हमारा जलीय भाग है। ठीक है, तो पृथ्वी की जो भूभाग है उसे कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। स्थल भाग जिसे हम महादेश कहते हैं या महाद्वीप भी कहा जाता है, और जल भाग जिसे हम महासागर कहते हैं। यहाँ देखिए, स्थलीय भूभाग को महाद्वीप, महादेश या महादेश भी कहा जाता है तथा बड़े जल भाग को महासागर कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि स्थल मंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी का वह भाग
जो ठोस भाग है, यानी कि पृथ्वी का वह हिस्सा जो ठोस है, जिसमें मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, पहाड़ है, मैदान है, पर्वत है, पठार है, ये सभी जो स्थल भाग में स्थित होते हैं, इस सभी के सम्मिलित रूप को, है ना, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार, ये सभी के सम्मिलित रूप को ही स्थल भाग कहते हैं। स्थल भाग में ही ये सभी मौजूद होते हैं, अर्थात जिस पर हम रहते हैं, और स्थल भाग में ही हम सभी जीव रहते हैं। तो स्थल मंडल या उसे भूमंडल भी कहते हैं। तो इस मंडल जहाँ हम रहते हैं, और वह पृथ्वी का ठोस भाग है जिसमें मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, इसे ही स्थल मंडल कहा जाता है, और इसे ही हम भूमंडल भी कहते हैं। अब हम देखते हैं जलमंडल। जलमंडल क्या होता है? तो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि पृथ्वी के दो भाग होते हैं, दो भाग में एक स्थल भाग होता है और एक जल भाग होता है। तो जो जल भाग होता है तो वो कितना प्रतिशत है? तो 71% है। तो इसलिए कहा गया है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में, यानी कि अधिकांश भाग में जल भरा हुआ है ना, जल पाया गया है, जिसे ही जलमंडल कहा जाता है। जैसे तालाब हो गया, आहर, झील, सागर या महासागर इत्यादि पृथ्वी पर ये सभी जल के विभिन्न भाग हैं। इन भागों में जैसे तालाब में जल पाया जाता है, आहर में, झील में, सागर में और महासागर में जल की अधिकता होती है। तो पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है। समुद्र की जैसे जो है स्थल भाग जो है, स्थल भाग के कहीं पे मैदान है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे ऊंचाई अधिक है, कहीं पे गहराई अधिक है। लेकिन समुद्र जल का जो तल होता है पृथ्वी में हर जगह समान होता है ना। समुद्र जल का तल जो होता है वो महासागरीय तल होता है, वे पृथ्वी के हर क्षेत्र में हर जगह एक समान होता है। स्थल भाग की ऊंचाई की जगह नहीं होता है कि कहीं पे ऊंचाई अधिक हो गई, कहीं पे कम हो गई, है ना। तो समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है, और यदि किसी स्थल की ऊंचाई बहुत अधिक है तो उसे हम समुद्र तल के सतह से ही नापते हैं ना, जिसे हम जीरो मानते हैं। तो समुद्र का जो जल सतह है उसे जीरो माना जाता है, और वो जीरो मान के ही उसके सतह से, समुद्र तल की सतह से ही किसी भी स्थल भाग के ऊंचाई को मापा जाता है। और समुद्र की गहराई को भी समुद्र तल से ही मापा जाता है। तो हम देखते हैं स्थल भाग में सबसे ऊंचा कौन सा जगह है और जलीय भाग में सबसे गहराई कौन सा क्षेत्र है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंटेन एवरेस्ट है ना, समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊंचा है। अभी 8,850 हो गया है, लेकिन कुछ दिन पहले के किताब में आप 8,848 देखेंगे, 2 मीटर अभी बढ़ गया है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है ना, जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 मीटर है। जबकि विश्व का सबसे गहरा भाग, यानी कि सबसे गहरा वाला गहरा क्षेत्र कौन सा है? तो प्रशांत महासागर का है। और प्रशांत महासागर का में भी एक गर्त है जिसे मेरियाना गर्त कहते हैं, तो जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। तो स्थल भाग में जो है, स्थल भाग के सबसे ऊंचा स्थल कौन सा हो गया? तो माउंट एवरेस्ट हो गया, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। और जल भाग का सबसे गहराई क्षेत्र कौन सा हो गया? तो मेरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसकी गहराई है 11,022 मीटर। आइए इसको हम विस्तार से देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये है हमारा स्थल भाग, ठीक है, ये है हमारा स्थल भाग, और ये है हमारे स्थल भाग का सबसे ऊंचा क्षेत्र। यानी कि स्थल भाग में हम जानते हैं कि पर्वत की आकृति इस तरह होती है, पर्वत है, पठार भी होते हैं। तो सबसे ऊंचा भाग होता है पर्वत का, है ना। स्थल भाग में सबसे ऊंचा स्थान होता है पर्वतों का, और पर्वतों में भी सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? कौन सा पर्वत का है? तो माउंट एवरेस्ट का, और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 मीटर है। तो ये हो गया स्थल भाग का ऊंचाई हो गया। और ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये है समुद्र, ये है समुद्र का भाग है। और समुद्र भाग में भी बहुत सारे ऐसा स्थल है जहाँ थोड़ा सा गड्ढा है, कम गड्ढा है, कहीं पे बहुत अधिक गड्ढा है। तो उसी प्रकार समुद्र के क्षेत्र में भी
एक कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो बहुत अधिक गहराई वाले होते हैं। तो सबसे अधिक गहराई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मेरियाना गर्त है, और वो भी प्रशांत महासागर में है, और इसकी गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर है। तो और किसी भी सतह को, यानी कि या तो स्थल भाग की ऊंचाई हो या फिर समुद्र की गहराई हो, किसी भी की ऊंचाई या गहराई नापने के लिए हम समुद्र तल को 0 मानते हैं, और यहीं से हम उसकी ऊंचाई को और उसकी गहराई को नापते हैं। तो ये हो गया पृथ्वी का स्थल भाग में ऊंचा हमारा माउंट एवरेस्ट पर्वत, और ये हो गया जलीय भाग यानी कि समुद्री भाग में हमारा सबसे गहराई वाला क्षेत्र मेरियाना गर्त, और ये हो गया हमारा समुद्री एरिया जिसे हम 0 से मापते हैं, 0 इसका मान मापते हैं, और इसी को आधार मान के हम इसकी गहराई और इसकी स्थल भाग की ऊंचाई को मापते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। अब हम देखते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है, स्थल भाग का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है, एरिया है, तो उसमें भी क्या कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति वहां जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है। तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोरगे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये देखिए, ये फिगर है, ये है हमारा तेंजिंग नोरगे जी है, जो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे भारत के, है ना। और उनके साथ में है एडमंड हिलेरी, और ये कहाँ के थे? तो न्यूजीलैंड के थे। इन्होंने सबसे पहले 29 मई 1953 को, है ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो एडमंड हिलेरी, जो न्यूजीलैंड में के निवासी थे, और भारत के कौन थे? तो तेंजिंग नोरगे शेरपा। ठीक है। तो जिस तरह पुरुषों द्वारा ये इस स्थल की यात्रा की गई, तो उस तरह औरतें लोग भी, स्त्री लोग भी तो ऊंचाई पे चढ़े होंगे, पर्वत शिखर पे चढ़ेंगे। तो उसमें चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन है ना। तो अब हम देखते हैं महिला में प्रथम कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। तो जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। यानी कि पुरुषों के द्वारा ही नहीं बल्कि महिलाओं के द्वारा भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई, और सबसे पहले कौन सी महिला चढ़ी? तो जापान की थी, और उनका क्या नाम था? तो जुंको ताबेई, जो विश्व की पहली महिला थी, जो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखी थी और महिला में प्रथम थी। उसी तरह हमारा भारत की भी प्रथम महिला थी। देखिए, ये है हमारे बछेंद्री पाल जी हैं, इनका फिगर दिया हुआ है, आप इसको देख के पहचान सकते हैं कि ये है बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल जो है भारत की पहली महिला थी जिसने 29 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि आज हमारा भारत देश में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी समान अधिकार है। जो कार्य पुरुष कर सकते हैं महिला भी कर सकती है ना। इसलिए आज हमारे देश में ये मान्यता है, यह समान अधिकार है दोनों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे है हमारा वायुमंडल। हम लोगों ने जल मंडल और स्थल मंडल के बारे में देखा, अब हम देखेंगे वायुमंडल। तो जल मंडल और स्थल मंडल चारों ओर हवा से घिरा हुआ है। जो जल मंडल है और स्थल मंडल है, यानी कि पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, जल मंडल और स्थल मंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर हवा का परत होती है ना, और पृथ्वी जो है चारों ओर से हवा से घिरी हुई होती है, जो कई 100 मीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसे ही हम वायुमंडल कहते हैं, अर्थात हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है। आइए हम इसमें फिगर में देखते हैं। तो ये है हमारी पृथ्वी, है ना, ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी में देखिए ये है स्थल भाग, और ये नीला नीला जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा जलीय भाग। और स्थल भाग कितना है? तो 29% है, और जलीय भाग कितना है? तो 71%। यानी कि हमारी पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से भरा हुआ है ना, और 29% भाग स्थल है।
देखिए, और जिसे स्थल भागों को भी देखिए 7 भागों में बांटा गया है। यह है स्थल भाग जो दिख रहा है, रंगीन आपको दिखाई दे रहा है, इसे भी 7 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, फिर देखिए यहाँ यूरोप है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ अंटार्कटिका। तो जितने भी स्थल भाग हैं उन्हें 7 महादेशों में यानी 7 भागों में बांटा गया है। तो ये हो गया हमारा जलमंडल और ये हो गया हमारा स्थल मंडल। ठीक है, ये रंगीन वाला हो गया हमारा स्थल मंडल और ये नीला वाला हो गया हमारा जलमंडल। और उसी तरह ये देखिए, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग परत दिखाई दे रहा होगा, है ना, अलग अलग लेयर है। और ये ये सारे मंडल में अलग अलग परत है, वायुमंडल का अलग अलग परत है, जिसे वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पृथ्वी के सबसे नजदीक नजदीक में जो परत है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और उसके बाद सबसे ऊपर वाला हो गया हमारा वायुमंडल। तो ये है हमारा वायुमंडल, तो पृथ्वी के जो चारों ओर से घेरे हुए है। तो ये है हमारा वायुमंडल और हम लोग नेक्स्ट क्लास में वायुमंडल के सारे परत के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।